नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास प्राइम टाइम शो इंडिया बोल रहा है। इंडिया बोल रहा है में आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका की। जी हां, वो अमेरिका जिसके राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने एक के बाद एक भारत पर दबाव बनाने के लिए कई बार अलग अलग झूठे नैरेटिव पेश करने की कोशिश की। ये कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध खुद रुकवाया, और उन्होंने बाकायदा रशिया से तेल लेने को लेकर भी कई बार नाराजगी जाहिर की और ये दबाव बनाने की कोशिश की कि भारत रशिया से तेल लेना बंद कर दे। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने सेकेंडरी सैंक्शंस की भी कई बार धमकी दी। इतना ही नहीं, बल्कि जब उनकी भारत पर नहीं चली, जो भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका था कि भारत अपने अंदरूनी निर्णय खुद लेगा, किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, ये क्लियर कट मैसेज दिया। इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने वो हथियार अपनाया जो उनके हाथ में था। उन्होंने कोशिश की बार बार एक के बाद एक टैरिफ लगाने की। टैरिफ उन्होंने भारत पर लगाया, पहले 20%, फिर 25%, फिर 30%, 35% करते करते वो आ गए 50% तक के टैरिफ पर। और उसके साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान के प्रति डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानी, उनके पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से पाकिस्तान पर मेहरबानी और हिंदुस्तान पर टैरिफ का दबाव उनकी आने वाली रणनीति को दर्शाता है, उनकी डिप्लोमेसी को दर्शाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि चाहे बात ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर हाल ही में भारत में लाल किले पर हुआ आतंकी हमला, उस पर प्रतिक्रिया अमेरिका और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की ये तो क्लियर दर्शाती है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लगातार दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत है कि दबने का नाम नहीं लेता। भारत मेक इन इंडिया पर पूरी तरह से फोकस कर रहा है और भारत ये स्पष्ट कह चुका है कि भारत किसी के भी दबाव में नहीं आएगा। लेकिन अमेरिका की तरफ से लगातार किया जा रहा टैरिफ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर अब कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। भारत के साथ में बिगाड़ते हुए रिश्तों को लेकर अब खुद डोनाल्ड ट्रंप अपने निर्णय को लेकर खुद ही अपने देश में घिरते नजर आते हैं। जी हाँ, अब अमेरिका की संसद में डोनाल्ड ट्रंप की इन्हीं नीतियों के खिलाफ उन्हीं के ही देश के अलग अलग सांसदों की तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया, और उसमें यह स्पष्ट कहा गया कि भारत पर जिस तरह से टैरिफ लगाया गया है वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की गलत नीतियों का ही नतीजा है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी टैरिफ की वजह से खुद घिरते हुए नजर आते हैं, और कैसे उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं उन्हीं की संसद में। बताएंगे आपको कैसे इसका दुष्प्रभाव खुद अमेरिका पर और डोनाल्ड ट्रंप पर पड़ रहा है। तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत के खिलाफ सख्त टैरिफ नीति उनके लिए घरेलू सियासी मुसीबत बनती नजर आती है। भारत से आने वाले सामान पर 50% तक लगाए गए भारी भरकम टैरिफ को लेकर अमेरिकी संसद में जमकर खुला विरोध शुरू हो चुका है। जी हाँ, 3 डेमोक्रेटिक सांसदों ने ट्रंप की उस नेशनल इमरजेंसी घोषणा को चुनौती दी जिसके तहत भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाया गया था। अब सांसदों का कहना है कि ये जो टैरिफ है वो ना सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को, यहाँ के कारोबारियों पर भी ये अतिरिक्त बोझ बढ़ा रहा है, और भारत और अमेरिका के मजबूत आर्थिक रिश्तों को नुकसान तो पहुंचा ही रहा है। टैरिफ खत्म करने के प्रस्ताव में आखिर क्या है, ये भी जरा आपको जानना चाहिए। टैरिफ खत्म करने का प्रस्ताव जो यहाँ पर पेश किया गया उसमें नेशनल इमरजेंसी को समाप्त करने की मांग की गई है, जिसके तहत भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% तक किया गया। अब अतिरिक्त सेकेंडरी टैरिफ हटाने की मांग है। आपातकालीन कानून के इस्तेमाल का विरोध, टैरिफ लगाना गलत है और अधिकारों का दुरुपयोग, इस बात का भी इसमें जिक्र किया गया है। कांग्रेस की जो व्यापार संबंधी शक्तियां हैं उन्हें बहाल करने पर भी इस प्रस्ताव में जोर दिया गया है। व्यापार नीति तय करने का अधिकार कांग्रेस के पास होना चाहिए, इसका भी जिक्र है। टैरिफ से अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, इसे प्रमुख तौर से मेंशन किया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि सप्लाई चेन कैसे इस टैरिफ नीति से इंपैक्ट कर रही है वो भी इसमें मेंशन है। नौकरियों पर बड़ा असर पड़ रहा है। भारत को अहम रणनीतिक साझेदार माना गया है। भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक सहयोगी है, उसे दंडित करना अमेरिका के हित में नहीं है। ये बेसिकली इस पूरे प्रस्ताव का एक मोटा सार है। अब
प्रस्ताव में टैरिफ को हिडन टैक्स ऑन अमेरिकन्स यानी कि अमेरिकी नागरिकों पर छुपा हुआ टैक्स कहा गया और कीमत बढ़ने से पैसा आम अमेरिकी उपभोक्ता को देता है और इसीलिए प्रस्ताव कहता है कि ये भारत को नहीं बल्कि अमेरिकी लोगों के लिए सजा है। अब मैं आपको बताती हूं कि डेमोक्रेट्स के आखिर ऐसे वो कौन-कौन से सांसद हैं जिन्होंने इस तरह का प्रस्ताव पेश किया, वो भी जरा जानिए। डेमोक्रेटिक सांसदों ने पेश किया प्रस्ताव जिसमें डेबोरा रॉस शामिल हैं, मार्क विजी शामिल हैं, राजा कृष्णमूर्ति शामिल हैं। लेकिन ऐसा पहला मौका नहीं है जब इस तरह की नीति को लेकर विरोध हुआ हो या फिर आपत्ति जताई गई। आपको ये भी बता दूं, इसके पहले भी कई बार इंटेलिजेंस की तरफ से भी, कई बार विश्लेषकों की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का विरोध या फिर इस तरह की टिप्पणियां आ चुकी है। अब 2025 में ये तीनों जो सांसद हैं, उन्होंने रो खन्ना और 19 अन्य सदस्यों के साथ में ट्रंप को बाकायदा पत्र लिखा था और टैरिफ वापस लेने और भारत संबंध सुधारने की अपील की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसदों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। आइए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ट्रंप के 50% टैरिफ से आखिर भारत पर क्या असर पड़ रहा है। 50% टैरिफ ने भारत को कैसे, कहां और क्यों नुकसान पहुंचाया, वो भी आपको समझना चाहिए। दरअसल अमेरिका को निर्यात महंगा कैसे हुआ, ये भी समझना होगा। भारत से अमेरिका जाने वाला जो सामान है उस पर जो सामान्य कस्टम ड्यूटी है वो लगती है। अब भारतीय सामान कीमत के मामले में प्रतिस्पर्धा थे। 50% टैरिफ लगते ही ये सामान 100 का सामान जो था वो हो गया 150 रुपए का। अब अमेरिकी खरीदारों के सामने दो विकल्प नजर आए, या तो पहला भारत से महंगा सामान खरीदे, किसी और देश से सस्ता सामान ले लें, ये भी दूसरा ऑप्शन। लेकिन नतीजा क्या था कि भारत के कई ऑर्डर्स रद्द हुए या फिर कम हुए। अब नए ऑर्डर मिलने में दिक्कतें भी आने लगी, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन अब उसके बाद में जो सामान पहले यहाँ से जो 100 रुपए का था, अब वहां पर आम जनता अमेरिका को वो 150 रुपए देकर लेना पड़ता है। तो ये सीधा सीधा अमेरिका की जनता के लिए भी महंगा साबित हुआ। टैरिफ से भारत और अमेरिका का व्यापार किस तरह से प्रभावित हुआ, वो भी आपको समझना चाहिए। दरअसल सालाना कुल ट्रेड लगभग 11 लाख करोड़ का होता है। अमेरिका से निर्यात लगभग 3.5 लाख करोड़ का होता है। भारत से आयात लगभग 7,35,00,000 करोड़ के लगभग के आसपास का होता है, यानी कि आप ये मान के चलिए 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का। अब मई 2025 में अमेरिका को 8.8 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। टैरिफ के बाद में व्यापार पर असर किस तरह से हुआ वो भी समझिएगा। सितंबर में अमेरिका को भारत का निर्यात 12% गिर गया। व्यापार जो है लगभग 5.5 अरब डॉलर से कम रहा। अब 4 महीनों में 37.5% की गिरावट दर्ज की गई है। अब अक्टूबर में इसमें बताया जा रहा है कि 8.6% की कमी आई। तो वहीं एक तरह से देखा जाए डॉलर के अगर अनुसार हम देखें तो 6 अरब 31 करोड़ डॉलर का एक तरह से ये रहा है। निर्यात के लिहाज से अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। हालांकि भारत ने अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाकर अमेरिकी टैरिफ की बाधा को पार कर लिया है और यही वजह है कि नवंबर 2025 में भारतीय निर्यात लगभग 15% बढ़कर 36 अरब डॉलर तक रह सकता है। पिछले साल नवंबर में भारत ने 32 अरब डॉलर का निर्यात एक तरह से किया था। लेकिन ट्रंप ये भूल जाते हैं कि डराने, धमकाने और जो हड़काने की नीति है ना, वो हमेशा काम नहीं करती, वो हमेशा कारगर नहीं होती। दुनिया में भारत जैसे या चीन जैसे तमाम स्वाभिमानी देश हैं जो टैरिफ की उनकी एक तरफा नीति को स्वीकार नहीं करते हैं। अब दूसरा, उन्होंने वादा किया था कि टैरिफ लगने से मेक इन अमेरिका या फिर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन होगा और इसी को ही एक तरह से उन्होंने जोर दिया। लेकिन स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलने की बात कही गई थी, अमेरिका अमीर होगा ये बात कही गई थी। लेकिन जो रिपोर्ट्स अमेरिका की ही तरफ से कहती हैं वो तो इससे उलट तस्वीर पेश करते हैं। अब तक कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें दावा ये किया गया है कि टैरिफ का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर फिलहाल कोई पॉजिटिव असर नहीं पड़ा है, बल्कि महंगाई अलग बढ़ चुकी है लोगों के सर पर। अमेरिकी नागरिक भी अब इसका दर्द सीधे सीधे झेल रहे हैं। यही वजह है
कि अब यहाँ के लोग भी इस नीति का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ के जो सांसद हैं वो भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरी उनकी नीति का विरोध जता चुके हैं और अब तो संसद में प्रस्ताव भी बाकायदा पेश किया गया है। करेंगे चर्चा, इसके हर पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है, आइए मैं जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूं। मेरे साथ में भू राजनीतिक विश्लेषक रिटायर्ड कर्नल एस.के. मलिक मेरे साथ कनेक्टेड हैं। रिपब्लिकन पार्टी के नेता अमेरिका से ही पूर्णिमा नाजी इस समय मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। जल्दी मेरे साथ अर्थशास्त्री कनेक्ट होने वाली है, मिताली नेकोरे। संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मैं सबसे पहले पूर्णिमा नाजी आप ही से शुरुआत करना चाह रही हूँ, क्योंकि इस समय आप मेरे साथ में सीधे कनेक्टेड हैं अमेरिका से, रिपब्लिकन पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं। मुझे एक बात जरा समझाइए कि जैसे ही जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, ये कहा जा रहा था कि वो अपनी चाहे बात टैरिफ नीति हो या फिर सैंक्शंस नीति हो, आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर फोकस करके है, अपनी विदेश नीतियों के माध्यम से वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इससे अमेरिकन का भला होगा। और इसी के चलते उन्होंने कई ऐसी नीतियां बनाई जिसका कहीं ना कहीं आलोचना भी जमकर हुई, दूसरे देशों पर भी एक तरह से इंपैक्ट पड़ा। लेकिन अब खास तौर से भारत के साथ में जो आर्थिक संबंध या बाकी के संबंध हैं वो अपनी नीतियों से प्रभावित कर रहे हैं, तो ये ऐसा लगता है कि अंदर खाने खुद ही सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। देखिए, पहले बात तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो स्लोगन था, ये मुझे पहले ये समझ नहीं आया था कि हेट कैंपेन था नॉन क्रिश्चियंस की और नॉन वाइट्स की। सो अनफॉर्चुनेटली हम भी उस स्केपगोटिंग में आ चुके हैं, और स्पेशली हमारे जैसे लोग जो इंडियन अमेरिकन है, जो यहाँ पे लीगली आए हैं, जो ब्राउन है, क्रिश्चियन नहीं या क्रिश्चियन कन्वर्शन में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, इकोनॉमिक माइग्रेशन हमारी हुई है। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका की जो स्लोगन था, दो स्लोगन था, आपको याद होगा, एक था अमेरिका फर्स्ट, दूसरा था मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। दोनों, दैट बोथ ऑफ देम बिकेम एब्सोल्युटली रेसिस्ट, एंटी क्रिश्चियन, एंटी नॉन क्रिश्चियन, एंटी नॉन वाइट स्लोगन्स। अभी उन्होंने तारीफ लगा दिया। आई हैड नो प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ इम्पोजिंग तारीफ और डिस्कसिंग तारीफ कि आप बाकी कंट्रीज के साथ आपका ट्रेड डिफिसिट है तो बात करिए, निगोशिएट करिए, देखिए आप क्या एक्सपोर्ट करोगे, वो आप क्या इंपोर्ट करोगे, वर्सेस वो क्या इंपोर्ट कर रहे हो, वो क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं आपसे। लेकिन ये तो जो धमकियां, डराना और बाकी कंट्रीज, बाकी लोगों को नीचे दिखाना, इंफीरियर दिखाना, दैट इज समथिंग आई लॉस्ट ऑल अबाउट इट। आई टेल यू वन की फैक्टर। पिछले 2 दिन से आपने देखा होगा, जीओपी हो, रिपब्लिकन पार्टी हो और या व्हाइट हाउस हो, बड़ा बड़ा आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, सारे कंपनीज अभी लिख रहे हैं कि अब ट्रम्प के तारीफ ट्रेड डेफिसिट कम किया। मुझे आपको मैं आंकड़ा बताती हूँ। जी जी। 38 ट्रिलियन हमारा डेट डेफिसिट है, ठीक है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो बिग अगली बिल जो एक पास किया था, उसके कहते हैं कि 3 to 5 ट्रिलियन ऐड करेंगे डेफिसिट में। अभी 38 तो 48 के ऊपर चलेंगे फॉर श्योर। ऑन टॉप ऑफ इट उनके जो आमदनी थी, जो इंपोर्ट किए, जो कलेक्शन हुआ तारीफ के, मैं तो बोलूंगी टायरन टेंट्रम के जो तारीफ लगाया था, उसमें जो कलेक्शन हुआ था दैट वाज 81.5 बिलियन। आप मुझे बताइए, उसके ऊपर वो बोलते कि $2000 का चेक भी डालेंगे, लोगों को मतलब उकसाया जा रहा है। डोज का चेक अभी तक नहीं आया, अभी बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास $2000 का चेक आने वाला है, वो भी लोअर इनकम को देने वाला है। भाई उसका भी आंकड़ा मैं बताऊं तो 300 बिलियन का नंबर पड़ता है आपको। 100,000 आपने कैप लगाया तो लो इनकम के। तो आप मुझे ये बताइए कौन सा डेट आपने डेफिसिट की आपने कम की। तो ये जो नैरेटिव गेम यहाँ पे चल रही है, दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। बट क्या हो रहा है, जो 30% जो आपका मागा बेस है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, दे डोंट वांट टू हियर एनीथिंग एल्स बट सब कोई खराब है। हम हर जगह में जाके डराएंगे, धमकाएंगे, रूल करेंगे, डिक्टेट करेंगे, डोमिनेट करेंगे। दैट इज अमेरिका, दिस इज हु वी आर। आई एम नॉट दैट। मैं अमेरिकन हूं इसका मतलब नहीं है मैं सब कंट्री को जाके डराऊं, धमकाऊं और सबको बोलूं कि मैं, तुम इंफीरियर हो, मैं रूलर हूं, मैं अर्थ के लैंडलॉर्ड हूं। भाई तुम्हें कौन बनाया लैंडलॉर्ड? तुम्हें कौन बनाया जमींदार?
और तुम्हें कौन बनाया दुनिया के पुलिस? सो दिस सिचुएशन इन दिस कंट्री इज टेरिबल। और आपने जो कहा था कि हमारे लोगों को परेशानी हो रही है, एब्सोल्युटली परेशानी हो रही है। हाँ। दूसरा एग्जांपल कुछ शॉर्टली देती हूँ। अमेरिका की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने $40 बिलियन साइफन किया अर्जेंटीना की इलेक्शन खरीदने में। और यहाँ की जो बीफ खरीदते थे चाइना से, सॉरी चाइना को एक्सपोर्ट करते थे बीफ, वो बंद करवा दिया तारीफ के लिए। अब अर्जेंटीना से चाइना खरीदता है बीफ, ऊपर से यहाँ पे फार्मर का प्रॉब्लम हो गया। अब $12 बिलियन का उनको एक ये बड़ी बात बेल आप कह आउट रही की हैं, ये बात वाला करें। बड़ा एंगल आपने बताया है। वेल, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि आप भारत की खूबसूरती को भी आप वहां पर कैरी करिए। आप आज आप बड़ी खूबसूरत लग रही है, स्क्रीन बड़ी सुंदर लग रही है, सो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट जरूर लीजिएगा। वेल, मेरे साथ में मिताली निकोरे भी कनेक्ट हो चुकी हैं अर्थशास्त्री के तौर पर। आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन उसके पहले मैं कर्नल एस के मलिक का रुख करना चाह रही हूँ। कर्नल एस के मलिक, मुझे एक बात जरा समझाइए। अब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप, चाहे बात अपनी वीजा पॉलिसी को लेकर हो, टैरिफ पॉलिसी को लेकर हो, या ये कहा जाए कि इंडो पैसिफिक रीजन वाइज भी जो एक तरह से उन्होंने अपनी ट्रेड पॉलिसी क्रिएट की, क्या अब यही उनकी ट्रेड पॉलिसी, उनको ऐसा लग रहा था कि वो शायद अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का एक नारा देंगे, लेकिन वो अब पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। वो चाहे बात पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी या उनके दामाद को एक तरह से फिट करने की बात हो, बलूचिस्तान का पर्सनल इंटरेस्ट हो, या अलग अलग देशों में भी उनके पर्सनल इंटरेस्ट नजर आए थे, और ये अब उनकी संसद, वहां के लोग बखूबी समझने लगे हैं। तो ये इंडो पैसिफिक नीति अब खुद उनके लिए एक नुकसान का एक जरिया बन गई है क्या? एक क्वेश्चन रेज कर देती है। नाना जी, आपको सभी को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। देखिए, जो आज की डोनाल्ड साहब की जो नीतियां हैं, निश्चित रूप से ही बैकफायर करना शुरू कर दिया है। देखिए, आप जब किसी देश की एक इकोनॉमिक पॉलिसी में या ट्रेड पॉलिसी में बदलाव करते हैं ना, इसमें कुछ वक्त लगता है उसकी रिजल्ट्स को सरफेस करने में। और कुछ दिन पहले, जैसे अगस्त में उन्होंने हमारे खिलाफ ये जो पेनल्टी लगाई थी और 25 के ऊपर 25 यानी 50% टैक्स हमको दिया था। देखिए, समहाउ वी आर एडजस्टिंग इट। हमें मालूम है कि हमको लॉस हो रहा है, हमारी कुछ कंपनियां लॉस में जा रही है। हमारा एक्सपोर्ट जो डायरेक्ट होता था अमेरिका को, वो उतना नहीं है, वो थोड़ा मंथ वाइज कम हुआ है, मानते हैं इस बात को। लेकिन इसके साथ साथ ही हमने अपने बाजार को रिहार्श किया है, अपने मार्केट को रिहार्श किया है, नए नए मार्केट को ओपन में। और पूरी दुनिया के मार्केट हमें लालायित है, दे आर इंटरेस्टेड फ्रॉम इंडिया। क्योंकि हमारे यहाँ पे, जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल देता हूं, जैसे यूएस को सबसे बड़ा जेनरिक मेडिसिन को हम देते हैं, क्वालिटी मेडिसिन देते हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। ऐसी कुछ जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जो कि मैम अभी बता रही थी, जो अमेरिकन सिटीजन यूज करता ही करता है। एवरीबॉडी वुड लाइक टू हैव ए चीप मेडिसिन, लाइफ सेविंग मेडिसिन। तो उसको जो इंडिया की जो क्वालिटी कंपनी जो वहां पे जो एक्सपोर्ट करती है, वो चाहे आप महंगी भी कर दीजिए, फिर भी वहां पे वो सस्ती रहेंगी। तो एज ए रिजल्ट उनकी डिमांड बनी ही बनी रहनी है। बट इसका दूसरा इसका पक्ष ये है कि वहां का आदमी, जो आपने बताया एक रफ जो 100 to 150 बताया, तो इन वहां का जो नागरिक है उसी का तो पे कर रहा है। तो अमेरिका क्या कर रहा है कि अपने ही नागरिकों को टैक्स करके, अपने ही नागरिकों से टैक्स लेकर खुद ही टैक्स ले रहा है। और इसके साथ साथ इसके जो टैक्स जो टैरिफ पॉलिसी लगाई है, यूएस को कई जगह पर प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी है, एम्बेरसमेंट भी आ रहा है। वहीं के लोग जब इस बात को फील कर रहे हैं, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, एमपीज है, दे आर कनेक्टेड टू द पीपल डायरेक्टली। डोनाल्ड ट्रंप मे नॉट बी दैट मच कनेक्टेड दैट डीपली विद जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, उनको दिख रहा है कि आगे आने वाला नुकसान कितना है। अब ये आगे वाले जो वहां पे लोकल इलेक्शंस हैं, मैम ये देखिए कि वहां पे 5.3 मिलियन की जो इंडियन डायस्पोरा है, उसमें से ऑलमोस्ट 3.94 मिलियन वहां पे वोटर्स हैं, वो अपना रोल प्ले करेंगे। और अभी जो न्यूयॉर्क के इलेक्शन है, उन्होंने उसमें थोड़ा सा एक झलक मिल चुकी है। इसके अलावा जो वहां के, अभी हमें 2 दिन पहले देख रहे थे कि वहां पे किस तरह से मोदी साहब और पुतिन साहब की सेल्फी को वहां पे प्रदर्शित किया गया। ये नहीं था कि वो वहां पे उनको ग्लोरीफाई करना चाहते थे, वो एक तरह से अपना रोष जिताना चाह रहे थे कि देखिए, आपकी पॉलिसीज के कारण जो रीअलाइनमेंट वर्ल्ड में हो रहे हैं, वो अमेरिका के खिलाफ जाएंगे ही जाएंगे। इसके अलावा जो अमेरिका जो है, देखिए अभी एक नया शगुफा आया है कि कोर 5, अब पता नहीं है कितना सच है या कितना झूठ है, पर जितना हम पढ़ रहे हैं, अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इस सारे डैमेज कंट्रोल करने के लिए है, क्योंकि इंडिया मेजर
पावर बन चुका है। देखिए सुपर पावर में दो, अभी एक रिपोर्ट आई थी ऑस्ट्रेलिया से, हम सब उसको वाकिफ है। तो आप ऐसे कैसे कंट्री को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? एक ऐसा दोस्त जो आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, आप अपने पार्टनर को ऐसे हर्ट करना चाहते हो? जो आपके देश को मैक्सिमम नंबर ऑफ द इंजीनियर्स देता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्टर्स देता है, आपकी जो हेल्थ इंडस्ट्री में इतना बड़ा योगदान देता है, आप उसको हर्ट करना चाहते हो। और दूसरा, मुझे लगता है मलिक जी उसके साथ ही उन्होंने अपनी वीजा पॉलिसी जिस तरह से चेंज की, उन्हें पता है कि भारतीयों की संख्या अमेरिका में काफी ज्यादा है, उस लिहाज से देखते हैं हम टैरिफ नीति को जिस तरह से बताया, भारत को तो अपने सबसे अच्छा साझेदार और बहुत करीबी दोस्त बताते रहा है ना अमेरिका हमेशा। फिर ये किस तरह की दोस्ती है? नैना जी एक चीज मैं इसी पे जो आपने अभी बताया, देखिए H1B जो फीस उन्होंने $1 की है, ठीक है, उसके कुछ क्लॉज उन्होंने ड्रॉप किए हैं, कुछ उसको किए। अल्टीमेटली इसका जो बर्डन आएगा वो कहां आएगा? एक कॉमन अमेरिकन सिटीजन पे ही आएगा। देखिए जो कंपनीज है, अगर उनको अपना बिजनेस रन करना है, दे हैव टू हायर द एक्सपर्ट और टेक्निकली क्वालिफाइड मैन पावर। और जो स्किल्ड मैन पावर है उसको हायर करने के लिए आप चाहे जितनी भी फीस करेंगे, अगर वहां पे वायबल है, वो अमेरिकन सिटीजन से नीचे रहेगी, तो वो बाहर से लेके ही आएंगे। और जब वो लेके आएंगे तो उनकी फीस कंपनी पे करेगी, वो कंपनी जो पे करेगी वो अमेरिका, वो जो फीस है the company 1 lakh will go to American government and American government indirectly will charge it to the American citizens। No doubt। तो मेरे ख्याल से ये जो उनका टैरिफ का जो प्लान है ना, जो उन्होंने चलाया था, ये रीजन ये नहीं था मैम कि वहां पे हम मागा और अमेरिकन, ये ठीक है, ये एक उनके स्लोगन्स थे जो वहां को, जैसे मैम ने सही बताया कि एजेंडा उनको सेट करना था, लेकिन ये भारत को पनिश करना था, क्योंकि भारत मार्च से पहले तो उनका गुड बॉय था। उसके बाद अचानक गुड बॉय से बैड बॉय अप्रैल ऑनवर्ड्स कैसे हो गया? इसके रीजन से बहुत सारे, लंबी हो जाएगी बात। मैं अपने जब नेक्स्ट पार्ट में आऊंगा तो आपको अगर मौका मिला तो आपको मैं इन पर हाईलाइट करूंगा मैम। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। मैं उस संजीव जी का रुक करूं, लेकिन उसके पहले मैं एक बार जल्दी से रुक करना चाह रही हूँ मिताली जरा, जैसे कि अभी यहाँ पे पूर्णिमा जी ने भी एक बड़ी बात कही कि इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कैसे अमेरिकन पे पड़ रहा है, यह हम सभी जानते हैं। और जिस तरह से टैरिफ अगर लगाया जाता है, रिश्तों पे अगर प्रभाव पड़ता है, तो ये पूरी दुनिया जानती है कि कई ऐसी चेन है, खासतौर से अमेरिका की कई ऐसी कंपनीज हैं जो सीधे सीधे वर्क तौर पर अगर देखा जाए तो वो इंडियन एम्प्लॉयज पर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट है। चाहे वीजा पॉलिसी हो, टैरिफ पॉलिसी हो, तो वो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे पड़ता है अमेरिका के परिवारों पर, आम अमेरिका पर। चाहे बात सामान के तौर पर देखा जाए तो उसका भी बोझ बन रहा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये चारों तरफ से जो बड़ा दबाव है, ये इस दबाव के चलते डोनाल्ड ट्रंप उस नीति को अभी भी वो जस्टिफाई कर देंगे, या फिर वो समझेंगे कि भाई आने वाले वक्त में ये उनके लिए मुश्किल और बढ़ा सकता है? जी नैना जी, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी इनटू द कॉन्वर्सेशन। डोनाल्ड ट्रंप की जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो कोर इलेक्टोरेट है, जो उनको लेकर आया है पावर में, उनको इकोनॉमिक्स 101 जो हम कहते हैं, इकोनॉमिक्स में हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट होता है जब हम कॉलेज जाते हैं, वो मेरे हिसाब से उन्होंने नहीं पढ़ा है। तो जब उनको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने इतना रेवेन्यू रेज करा टैरिफ लगाकर और अब हम आपका इनकम टैक्स हटा देंगे, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी खुश हो जाती है कि हमारा तो इनकम टैक्स हट जाएगा, क्योंकि टैरिफ की वजह से हम इतना कमा रहे हैं। इतने देश अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के राष्ट्रपति नहीं है ना, वो तो पूरे यूएस के सुपर पावर के राष्ट्रपति हैं। लेकिन जो उनका कोर बेस है वो तो एक तरह से यही इसी बात पर उनको वोट दे रहा है कि आप हमारा इनकम टैक्स हटा देंगे इवेंचुअली। तो प्रॉमिस उनको वो यही कर रहे हैं। इसलिए आज ये टैरिफ का पूरा खेल चल रहा है और सारे जो देश हैं उनको एक तरह से बोला जा रहा है कि आप हमारे रूल्स के हिसाब से हमारे साथ ट्रेड करें, वरना आप हमारे यहाँ हमारी मार्केट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यही हम अब देख रहे हैं कि भारत ने एक तरह से अपना डाइवर्सिफिकेशन का स्ट्रैटेजी आगे हम लेकर आए हैं। हमने नए मार्केट्स खोले हैं। मैं खुद इतने व्यापारियों के साथ काम करती हूँ, यूपी में, एमपी में, तमिलनाडु में, गुजरात में, कर्नाटका में। हम सब ने जाके इतनी देशों से बात करी है, उनके कॉन्सुलेट से बात करी है यहाँ दिल्ली में, और कहा है कि प्लीज आप हमारे लिए मार्केट खोलिए, और ये हो रहा है अब। लेकिन इसमें इतना एफर्ट लगा है, इसमें इतना टाइम लगा है, और ये बहुत ही, मैं कहती हूँ, हमारी इंडस्ट्री की रेजिलियंस है कि हम ये कर पाए, और हमारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं इसलिए हम कर पाए। सो ये बहुत जरूरी है जानना कि हम ये क्यों कर पाए।
लेकिन अमेरिका इस गेम में ज्यादा देर नहीं खेल सकते क्योंकि बहुत सारे देश अब दूसरी मार्केट्स की तरफ जा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है अमेरिका में बेचने की। ये लेकिन जिस तरह से मैं यही सवाल लेकर संजीव जी का रुख करना चाह रही हूँ। संजीव जी, जैसा कि अभी मिताली ने एक ये तर्क दिया कि भाई इनकम टैक्स या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को, या मैं मान लेती हूँ अपने देश के लोगों को ही डोनाल्ड ट्रंप प्रलोभन देना चाह रहे थे, खुश करना चाह रहे थे कि वो जब आए हैं तो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कैसे वो एक स्टैंडर्ड, अपना एक स्टेटमेंट सेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई दुनिया उनको जन्म जन्मांतर तक याद रखे। अब भाई उन्होंने कई बार कोशिश की कि वो युद्ध शांत कराने वाले नेता के तौर पर नोबेल पीस पाले, नोबेल पीस तो नहीं मिला, फीफा पीस उन्होंने ले लिया अपने नाम पर कि कुछ भी रूप में पीस प्राइज तो मिले, लेकिन यहां पर तो उनकी कोई नीतियां काम नहीं कर पाई। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इतने कच्चे खिलाड़ी हैं? क्या वो ये नहीं जानते कि उनकी ये नीतियां दूरगामी परिणाम किस तरह से इंपैक्ट करेगी, और उनकी ये जो तमाम नीतियां हैं वो खुद के लिए क्वेश्चन रेज कर सकती थी? क्या डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं जानते थे, या फिर वो ये अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल, देखिए, जैसा कि एक बिजनेस माइंडेड जो अप्रोच होता है, ट्रांजैक्शनल अप्रोच, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना, और जो है पैसा, हम कोई भी, मैं अगर किसी से कोई डील कर रहा हूं तो उसमें मेरा कितना लाभ है, कितना नुकसान है, इस तरीके की जो एक बहुत ही ज्यादा ट्रांजैक्शनल सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच के साथ अगर कोई कार्य करता है तो जाहिर है कि इसको एक जो है व्यापारी अप्रोच के तौर पर, बिजनेस माइंडेड अप्रोच के तौर पर हम जानते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बात को भूल रहे हैं कि वो वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए हैं, और वो राष्ट्रपति का जो पद है उसमें एक स्टेट्समैनशिप की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति का जो पद होता है वो सिर्फ कुछ चंद डॉलर के मुनाफे के लिए नहीं होता, बल्कि वो पूरे राष्ट्र के भविष्य के निर्माण के लिए और पूरे विश्व में जो अमेरिका की जो लीडरशिप है उसको भी लीड करने की उनकी जिम्मेदारी है। पूरे विश्व की नजर अमेरिका पे रहती है। अमेरिका अभी भी जाहिर है कि विश्व की नंबर 1 इकोनॉमी है, और पूरे अमेरिका में अगर इस तरीके का आर्थिक व्यवहार अगर अमेरिका करेगा तो उससे विश्व के ऊपर भी कितना खराब असर पड़ता है, और जो कि दिख रहा है, जो कि विश्व भर में जो डिस्ट्रप्शंस पैदा हुए हैं, और पहले से ही एक रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था जिससे कि एनर्जी सप्लाई चेन्स, फूड सप्लाई चेन्स, फर्टिलाइजर सप्लाई चेन पहले से ही डिस्टर्बेड थी। लेकिन अब ये फिर एक मैन मेड क्राइसिस जो आक्रामक टैरिफ पॉलिसी को अपना करके उन्होंने लाई, उसकी वजह से एक नया संकट पैदा हो गया है। तो ये जो पूरी स्थिति है उसमें डोनाल्ड ट्रंप, जाहिर है कि उनका एक अप्रोच रहता है कि एक स्टेटस को बिगाड़ना और उसमें डिस्ट्रप्शंस पैदा करना, और फिर उसके बाद फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स जिसको कहते हैं, एक संकट पैदा करना और उसमें आपदा में अवसर तलाशना। इस तरीके के अप्रोच के साथ वो कार्य करते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कुछ तात्कालिक लाभ तो हो सकता है, जैसे वो दावे कर रहे हैं कि टैरिफ की वजह से हमारे पास इतने डॉलर्स आ गए, उतने डॉलर्स आ गए, लेकिन इस प्रक्रिया में जो अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर उन्होंने सवालिया निशान खड़े कर दिए। अमेरिका जो अपनी ग्लोबल लीडरशिप के लिए विश्व भर में घूम घूम कर दम्भ भरता था कि, और बड़े बड़े मॉडल्स की, बड़े बड़े आइडियल्स की, रूल्स बेस्ड ऑर्डर की, और अनेक तरीके के जो आर्थिक व्यवहार या सामरिक व्यवहार की बातें किया करता था, अब तो अमेरिका वो फेस खोता जा रहा है। अमेरिका आखिर किस मुंह से जो है एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करेगा? और डोनाल्ड ट्रंप की जो और भी सोच है, आखिर उस सोच में और शी जिनपिंग की सोच में क्या अंतर है? शी जिनपिंग तो ताइवान पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग चीज है संजीव जी यहाँ पर अभी, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का एक ड्राफ्ट था जिसमें चर्चा ये की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप G7 से हटाकर G5 की तरफ, या कोर 5 या C5 जिसे कहा जा रहा है, उसकी तरफ फोकस करने की बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र जो ये कहा जाए कि मलिक जी उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। एक तरफ वो भारत के साथ में स्ट्रेटेजी अपने टर्म्स बिगाड़ते हैं, दूसरी तरफ ऐसा एक नया मोर्चा क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें दुनिया के बड़े देश, उनके बीच में संबंध साझा होता रहे, सीधे बातचीत होती रहे। ये किस तरह की स्ट्रैटेजी है उनकी? देखिए, इसका ये तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही बता सकते हैं, लेकिन हम इस बात को हमने ये देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रपोजल्स बड़े ही अजीबोगरीब होते हैं, और यही कारण है कि उन्हें अनप्रेडिक्टेबल और अनकन्वेंशनल भी कहा जाता है। दुनिया में जो किम जोंग उन जैसे तानाशाह के साथ कोई अमेरिका का अगर राष्ट्रपति अगर बात करता है तो ये डोनाल्ड ट्रंप ही हैं।
वो जो है मुल्ला मुनीर को बुला करके लंच करा लेते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ अपने संबंधों को तनावग्रस्त कर लेते हैं। और यही प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में हाउडी मोदी हो या नमस्ते ट्रंप हो, वो हमने देखा था। तो कब क्या वो यू टर्न कर जाए ये तो डोनाल्ड ट्रंप ही बता सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा अप्रोच रहता है वो स्टेटस को उससे बिगड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसा कि मैं कह रहा था। और स्टेटस को जब बिगड़ता है तो फिर उसके बाद जो नए तरीके की स्थितियां जरूर वो पैदा करते हैं उनकी वजह से। अभी आप देखिए तो अभी यूएस कांग्रेस में एक हियरिंग हुई है, उस हियरिंग में जो कांग्रेशनल हियरिंग थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स की जो एक बैठक थी, उसमें अमेरिका की संसद में प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की तस्वीरें उसमें दिखाई गई। बिल्कुल। और वहां की जो कांग्रेसमैन हैं उन्होंने कहा कि नोबेल पीस प्राइज अगर आपको इसी तरह चाहिए कि आप रशिया और भारत को साथ में ला करके अगर आप चाहिए तो बहुत मुबारक हो आपको। इस तरीके की जो प्रवृत्तियां हैं जो कि अमेरिका के अपने हितों के लिए कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अभी ये 3 सांसदों का एक जो डेमोक्रेटिक सांसद हैं उनके द्वारा जो ये बिल लाया गया है उसमें भी इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये जो राष्ट्रपति ट्रंप की भारत के प्रति जो आक्रामक टैरिफ पॉलिसी है वो एक हानिकारक है अमेरिका के कंज्यूमर्स के लिए, अमेरिका के वर्कर्स के लिए, अमेरिका की इकोनॉमी के लिए। और जाहिर है कि पूरे भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो पिछले 25 वर्षों में गढ़ी गई थी, बनाई गई थी, उसके लिए हानिकारक है। और मैं भी ये भी देख रहा हूँ कि अमेरिका में एक बाईपार्टीजान तरीके से उनकी घोर आलोचना हो रही है। पूर्णिमा नाथ जी रिपब्लिकन पार्टी की नेता हैं और जब उनके मैं विचार देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे स्पष्ट रूप से दिखता है कि किस तरीके का रिसेंटमेंट जो है रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी है। और डेमोक्रेटिक पार्टी तो खैर आलोचना कर ही रही है, रिपब्लिकन्स भी इसकी बड़ी घोर आलोचना कर रहे हैं। और इसका बड़ा खामियाजा अगले वर्ष के जो मिड टर्म के इलेक्शंस में उन्हें भुगतना पड़ेगा। और उसका जो खामियाजा 2 वर्ष के बाद जब कोई नया रिपब्लिकन कैंडिडेट आएगा तो उसको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके का बेस बना के वो जो जा रहे हैं। और जाहिर है कि वो शांति के मसीहा के तौर पर नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे ही चले तो उन्हें एक खलनायक के तौर पे, एक विलेन के तौर पे जरूर जाना जाएगा और उनकी अपनी लेगेसी के लिए बहुत घातक साबित होगा। ये बात भी अभी उसी कांग्रेसनल हियरिंग में कही गई कि राष्ट्रपति ट्रंप को अगर अपनी आने वाली लेगेसी की जरा भी चिंता है, हर एक राष्ट्रपति की अपनी प्रेसिडेंशियल लेगेसी होती है, लाइब्रेरीज बनती हैं, बड़े बड़े संस्थान बनते हैं और पूरे इनके कार्यकाल पे रिसर्च होती है। लेकिन ये रिसर्च करने वाले कौन रिसर्च करेगा जब इस तरीके की नीतियां वो आप बनाकर जाएंगे और पूरे जो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान खड़े कर देंगे। तो आपको तो वो रिचर्ड निक्सन ये बड़ी बात कह रहे हैं संजीव जी, बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप। पूर्णिमा जी, मैं जल्दी से इसी का एक रिएक्शन दीजिएगा, फिर मैं मलिक सर से भी एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जो संजीव जी कह रहे थे, भाई आए तो थे वो हीरो बनने के लिए, लेकिन क्या वो विलन बनते जा रहे हैं? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तस्वीर पेश करना चाह रहे थे, लेकिन अब तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पर ही एक तरह से क्वेश्चंस रेज होने लगे हैं, ऐसा है क्या? देखिए, आप उनका सोशल पोस्ट एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा वो बार बार एक बात कहते हैं, बिफोर ही वाज इलेक्टेड अमेरिका वाज ए फिनिश्ड। लेकिन वो इलेक्शन होने के बाद, उनको अपोजिशन मिलने के बाद, वो अमेरिका को फिक्स कर रहा है, एड्रेस कर रहा है सारा इशू। और जैसे कर रहा है, सब कुछ नेशनल इमरजेंसी में ढकेल दिया। एवरी सिंगल इशू has been pushed under the national emergency. आप जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देखिए, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, इट्स एनॉर्मस एनॉर्मस। आप 3-4 लास्ट प्रेसिडेंट की ऐड करने से भी उनका नहीं बनता। लास्ट टाइम मैंने चेक किया था महीनों पहले, इट वाज 440, अभी उससे ज्यादा हो गया ऑब्वियसली। बट एक बात आपने कुछ देर पहले कहा था कि वो तो अपना नाम फेमस करने आए थे, लेकिन हिटलर का नाम भी तो फेमस है ना। किस लिए फेमस है? आप नाम अपना फेमस किस कारण से कर रहे हो, इट ऑल्सो मैटर्स। इट्स नॉट अबाउट जस्ट मेकिंग योर नेम फेमस। क्या मजबूरियां हैं अमेरिका की या रिपब्लिकन पार्टी की? क्या मजबूरी बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? गले की फांस बन गए हैं क्या, कि अगर अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पर उनका ये जो पूरा टेन्योर है वो एक बड़ा धब्बा है, और अगर आप हिटलर से उनका कंपैरिजन कर रही हैं, तो ऐसी क्या मजबूरियां हैं अमेरिका या फिर रिपब्लिकन पार्टी की डोनाल्ड ट्रंप? अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रिपब्लिकन पार्टी के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई भी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट कुछ बोले, जैसे मैं बोल रही हूँ, अभी खुल्लम खुल्ला बोल रही हूँ, कई महीनों से बोल रही हूँ,
हूँ, मेरे ऊपर बहुत थ्रेट आती है। रिसेंट जो रेजिग्नेशन आपने देखा होगा मार्जरी टेलर ग्रीन को, उन्होंने उनका लास्ट डे January 5 है। शी इज ए कांग्रेस पर्सन, इज अ मैसिव फैन ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, जैसे मैं हुआ करती थी। अब वो उनके साथ अलाइन नहीं हो पा रही है, अब उसका कॉन्शियस उनको अलाइन नहीं करने दे रहे, तो उनको डर के मारे, थ्रेट के मारे उनको रिजाइन करना पड़ा। अब ऑब्वियसली शी इज गोइंग टू ट्राई हर बेस्ट इन ऑर्डर टू एक्चुअली कम्युनिकेट लोगों को कि उनका क्या राय है। लेकिन उनको इतना थ्रेट करा जा रहा है, उनको ट्रेटर कहा जा रहा है, उनको एंटी अमेरिकन कहा जा रहा है, उनको कह रहा है कि वो एंटी ट्रम्प है, लेकिन इसका पूर्णिमा मतलब नाथ एंटी जी, क्या रिपब्लिकन। क्या रिपब्लिकन पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप के अलावा और कोई नेता ही नहीं है? क्या रिपब्लिकन बहुत पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कोई ऐसा बड़ा चेहरा ही नहीं है जो रिपब्लिकन पार्टी को एक तरह से रिप्रेजेंट करता हो? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं भी ये क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ। अनफॉर्चुनेटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप देखिए, जो मागा जो फैक्शन है, जो रेडिकल वाइट क्रिश्चियन का जो एक फैक्शन है, उनका जो बेस है, कोर बेस है, वो टेक ओवर कर लिया रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी अभी एग्जिस्ट नहीं करता। इट हैज बिन टेकन ओवर बाय मागा, इट हैज बिन टेकन ओवर बाय, आपने टर्निंग पॉइंट यूएसए की नाम अगर सुने हो, चार्ली कार्क का नाम सुने, उन्होंने उनके लोग स्पेसिफिकली बोले कि रिपब्लिकन पार्टी को टेक ओवर करेंगे, एंड दे वर सक्सेसफुल इन मल्टीपल लेवल। आज जो रिपब्लिकन पार्टी आप देख रहे हो, उसमें मागा फैक्शन इज द प्राइमरी फैक्शन। हमारे जैसे संतुलित सोचने वाले लोग बहुत कम आपको मिलेगा, अगर मिलेगा भी उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। आपने देखा होगा इंडियाना में अभी जेरीमेंडरिंग की बात चल रही थी, वो जो रिपब्लिकन है उन्होंने मना कर दिया ट्रम्प को, उनको डिस्ट्रिक्ट मैप चेंज नहीं करने दिया। आप उसका न्यूज देख लेना। तो ये जो छोटे छोटे रिवोल्ट आपको दिखेगा, आप दिख रहा है, जैसे टेक्सास में होने वाला है। टेक्सास में तो इट हैज ऑलरेडी नहीं, बीन। लेकिन ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। इसी सवाल को लेकर मैं जल्दी से मलिक जी का रुख करना चाह रही हूँ। मलिक जी, मैं तो आपसे C5 या कोर 5 का जिक्र करना चाह रही थी, लेकिन ये बड़ी बात पूर्णिमा नाथ जी कह रही हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी बन गए हैं, गले की फांस बन गए हैं क्या अब डोनाल्ड ट्रंप? अब तो उन्हीं की पूरी क्रेडिबिलिटी पर बड़ा क्वेश्चन है कि अगर ट्रंप की ही पार्टी के नेता ट्रंप की तुलना हिटलर से कर दे, वो भी नेगेटिव शेड में एक तरह से हम देख रहे हैं, तो ये तो बड़ा क्वेश्चन है। अब नैना जी, ये सुन के मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है कि पूर्णिमा जी और उनके जो थ्रेट्स आ रहे हैं, पूर्णिमा जी ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि क्या होता है कि वो जो वोकल वॉइस होती है, उनको दबाने की जो वहाँ के जो निहित स्वार्थी लोग होते हैं, वो हमेशा कोशिश करेंगे। लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और आपके जैसे जितने भी लोग हैं अमेरिका में, मैं समझता हूँ वे सुरक्षित रहें और अपनी आवाज को अच्छाई के लिए जरूर उठाएं। नैना जी, मैं बात आता हूँ, देखिए क्या मजबूरियां हैं वहां पे। मजबूरियां ये नहीं है, मैं जो जितना एनालिसिस करता हूँ, मैं बार बार अपने से सवाल करता हूँ कि ऐसा क्या हुआ ट्रंप साहब को कि मार्च अप्रैल के बाद से उन्होंने इंडिया को अपना बैड बॉय घोषित कर दिया। देखिए, मैं बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन 3-4 एस्पेक्ट मैं आपकी नॉलेज में डालूंगा, आपके यहाँ पे पैनल के पास। एक पैनल तो ये है कि देखिए, भारत ने अमेरिका की लाइन को टो नहीं किया। उससे पहले उन्होंने जो टैरिफ का जो ये शगुफा छोड़ा था, उसमें 25% उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। उसका बहुत ज्यादा विरोध नहीं हुआ, बट इतना ज्यादा नहीं हुआ, और उसको देखा जाए इंडिया ने भी कहीं ना कहीं डाइजेस्ट कर लिया था कि ओके, वी विल कोप विद दैट। अभी आते हैं दूसरा सेकंड पार्ट, जो अगस्त से उन्होंने एडिशनल लगाया, वो एक पेनल्टी थी। मैं भारतीय हूं, एक स्वाभिमानी आदमी हूं, इस देश का सिटीजन हूं, मुझे ये पनिशमेंट कतई बर्दाश्त नहीं होता। जब मैं अपनी आत्मा से सवाल करता हूं, कौन होता है अमेरिका मुझको पनिश करने वाला? मैं, मेरा देश, मेरा प्रधानमंत्री, मेरी सरकार, हम स्वाभिमानी देश अपने यहां पर अपनी पॉलिसी को लागू करने के लिए स्वतंत्र है, और आप पनिशमेंट आप दे रहे हो हमको। देखिए, कहानी ये सारी है कि आप अपने व्यापार चलाते रहे, रशिया से सब कुछ लेते रहे, और भारत को विलेन बनाते रहे, और एक वक्त पर आपने यूरोपियन यूनियन को भी हमारे खिलाफ कर दिया था। वहां के जो सेक्रेटरी का एक बयान आया था, इंडिया के खिलाफ आया था, जब वहां पे इंडिया से उनको एक बताया गया था, प्लीज यू रिमेन इन योर लिमिट्स। इसके बाद चाइना पे उन्होंने टैरिफ लगाया, चाइना के साथ चाइना ने उनको अपनी जगह दिखा दी, और वापस उनको रोल बैक करने पड़े। इस देश में, इस धरती के ऊपर 2 ऐसे देश हैं, भारत और ब्राजील, जिसके ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया हुआ है, 50%। भारत के ऊपर मैम ये जो टैरिफ है, ये सिर्फ
प्योरली इट इज नॉट, इट इज ए पनिशमेंट टैक्स। और ये उन्होंने लगाया है, एक तरह से उनका ईगो फैक्टर भी इसके अंदर आया है। किस चीज के लिए पनिशमेंट? इसलिए नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे या अमेरिका के आगे इंडिया झुका नहीं, उनका दबाव हमने फेस नहीं किया। वो चाहते थे कि रशिया के साथ में उनके जो टर्म्स हैं वो भारत भी उसी को कंटिन्यू करे। भारत ने किसी और की शर्तों पे चलने से मना कर दिया। मैम 3 फैक्टर। पहला फैक्टर ये है कि अमेरिका अपनी लाइन टो कराना चाहता है इंडिया से, कि जैसे मैं कहूं आप उतने स्ट्रांग बनिए जितना मैं कहता हूं, इससे ज्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश मत कीजिए। और स्ट्रांग बनने के लिए देखिए, एक एस्पेक्ट होता है मिलिट्री, लेकिन मिलिट्री पावर से भी बड़ा होता है इकोनॉमिक पावर। तो कभी डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहते कि भारत इतना बड़ा करे कि वो अपनी टर्म्स हमसे डिक्टेट करे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, आंखों में आंखें मिलाकर बात होगी, नहीं आंखें दिखा करोगी, नहीं आंखें झुका करोगी। मैम ये वर्ड्स को छोड़ दीजिए, इनका मतलब समझिए, इनका मतलब बहुत बड़ा है। दूसरी बात, ये जो हम पे उन्होंने टैक्टिक्स चलाई है प्रेशर की, वो चाहते थे कि हम रशिया से दूर हो जाए, उनके हथियार खरीदे रशिया से, रशिया के हथियार नहीं खरीदे, अमेरिका से हथियार खरीदे विदाउट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और उनकी शर्त भाई यानी सोर्स कोड सब कुछ उनके पास। तीसरी बात, वो चाहते थे कि हम ऑयल उनके मित्र देशों से खरीदे, ताकि पेमेंट जो खाड़ी के देशों को जाता है वो डॉलर में जाता है, और अल्टीमेटली वो सब अमेरिका के साथ गलवैयां करते हैं और डॉलर अल्टीमेटली अमेरिका को जाए। इसके बाद वो चाहते थे कि भारत जो है ब्रिक्स से थोड़ा दूरी बनाए, ब्रिक्स से दूरी। ब्रिक्स आज उनको बहुत, मैम ये जो ब्रिक्स का है ना, ये जो कोर 5 का जो कंसेप्ट है, ये ब्रिक्स का काउंटर करने के लिए है। और यहां पर वो चाहते थे, उनको थ्रेट आ रही है मैम, जिसका डोमिनेंस उसका राज, बिल्कुल डॉलर का डोमिनेंस, डॉलर की सप्लाई और डिमांड, सारा यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं कि जिस तरह से पूरी दुनिया में अब डी-डॉलराइजेशन को लेकर एक बड़ा जोर नजर आता है, अब उन्हें डर है कि कहीं उनके रहते रहते अगर ये हो गया तो एक बड़ा, ये कहा जाए कि एक बड़ा डेंट उनके नाम पर हो जाएगा। लेकिन जल्दी से मुझे संजीव श्रीवास्तव जी इस बात को समझाइए, क्या ये पहले 19 सांसदों की तरफ से प्रस्ताव आया था, अब एक बार फिर से 3 उन्हीं की ही तरफ से एक बड़ा विरोध, उनकी पार्टी हो या फिर उनके विपक्ष की पार्टी, लगातार सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा और आने वाले वक्त में कोई चेंजेस नजर आएंगे क्या उनकी नीतियों में? पड़ेगा, आज नहीं पड़ेगा तो कल पड़ेगा, कल नहीं पड़ेगा तो डे आफ्टर पड़ेगा, लेकिन प्रभाव तो पड़ना है। और उनके पास इस तरीके की जो बहुत ही आक्रामक टैरिफ पॉलिसी को विड्रॉ करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। अगर ज्यादा वो उसमें डिले करेंगे तो अल्टीमेटली इसका खामियाजा उन्हें अगले वर्ष के इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। अभी आपने देखा कि न्यूयॉर्क सिटी का जो इलेक्शन हुआ उसमें कितनी बुरी पराजय उनको उठानी पड़ी। ममदानी के तो जो विचार, उनके अपने जो विचार हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जो ममदानी की जो जीत हुई है उसमें डोनाल्ड ट्रंप के प्रति जो गुस्सा है वो भी एक उसमें जनता ने दिखा दिया है कि जो ये वायदा करके आए थे कि जब मैं अगली बार फिर से दूसरी बार राष्ट्रपति बन गया तो सबसे पहला काम ये करूंगा कि जो अमेरिका के लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस को एड्रेस करूंगा, इन्फ्लेशन की क्राइसिस को एड्रेस करूंगा। एड्रेस करना तो दूर, उसे अब अपने और गहरा कर दिया है। लोगों को जो है अपनी दैनंदिन जीवन में जो रिटेल की जो वस्तुएं हैं उसके दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है, लगातार उनकी जो क्राइसिस है वो गहरी होती जा रही है, उसको आपने एड्रेस करने का कार्य नहीं किया। अपने पड़ोसियों को, अपने जो एलाइज को, अपने भारत जैसे क्लोज पार्टनर्स को आपने नाराज कर दिया है। तो ऐसे में तो उनको उसका जो सबसे बड़ा खामियाजा, जैसे कि 3 सांसदों ने अपने बिल में इस बात को कहा है कि ये अमेरिका के कंज्यूमर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, अमेरिका की इकोनॉमी के लिए घातक है और ये बहुत ही हानिकारक है और ये अवैध भी, उन्होंने इसको इलीगल करार दिया है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं और उसको ध्यान में रखते हुए मेरा ऐसा मानना है नैना जी कि जो बिजनेसमैन होता है वो जब कभी भी उसे इस बात का जब कभी भी एहसास होगा कि अरे ये घाटे का सौदा हो गया, अरे ये तो अब हम इसमें हमारे व्यापार में हमको घाटा हो रहा है, तो ऐसे में यू टर्न करने से भी नहीं चूकेंगे। अभी कुछ स्टेटमेंट आए थे उनके, जैसे कि उन्होंने इसमें कहा था कि नहीं अब तो जो ऐसे चीजों को जो कि अमेरिका अपने देश में नहीं बना सकता उसको तो हमें बाहर से लेना ही होगा, ऐसे लोगों को तो बुलाना ही होगा कि जो है जो टैलेंट पूल, जो स्किल्स अमेरिका में नहीं है उसको तो हमें लेना ही होगा। तो ये जिस तरीके का व्यवहार राष्ट्रपति ट्रंप करते हैं कि कभी वो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनके व्हाइट हाउस के प्रवक्ता बात करते हैं, वो खुद घूम कर नोबेल शांति पुरस्कार को पाने की एडवोकेसी करते हैं, ऐसा तो कभी हमने अमेरिका के इतिहास में नहीं देखा। कोई भी इस तरीके का स्टेट्समैन इस तरीके की बातें नहीं करता है।
और कभी भी जब जहाँ नुकसान होना शुरू हो जाता है वहां पर उल्टी बातें शुरू कर देते हैं। कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को ग्रेट फ्रेंड बताते हैं और अगले ही दिन जो है टैरिफ भी इम्पोज कर देते हैं। ग्रेट मैन बताएंगे और अगले दिन ही उनकी आलोचना भी शुरू कर देंगे। तो ये जो बहुत ही अनकन्वेंशनल और बहुत ही बिजार, मैं कहूंगा स्ट्रेंज जो बिहेवियर है वो डोनाल्ड ट्रंप का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ा और इमेच्योर सा भी नजर आता है, ये बड़ा इमेच्योर से उनका बिहेवियर जरूर यहाँ पर नजर आता है। मैं जल्दी से मिताली का रुख करना चाह रही हूँ, क्योंकि मिताली एक और बड़ी बात कही जा रही थी कि ये जो पूरी ये कहा जो ट्रंप और टैरिफ नीति है वो खासतौर से अगर हम देखें एक बड़े मार्केट के लिहाज से तो अमेरिका के लिए भारत और चाइना दोनों ही बहुत मैटर करता है। ये टैरिफ और इन सारी चीजों का ये पूरी जो सप्लाई चेन है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। भारत तो प्रभावित है, चीन भी प्रभावित है, अमेरिका भी प्रभावित है। जी नैना, इसको आप एक इकोनॉमिस्ट के नजरिए से अगर देखेंगी तो आपको ये समझ में आएगा कि आज गेम मोनोपोली की चल रही है। अमेरिका एक तरह से अपने आप को पूरे विश्व में एक मोनोपोली की तरह एस्टैब्लिश करना चाहता है। आज एक बहुत बड़ी चीज हुई है अमेरिका में, जो अगर हम सब फॉलो कर रहे होंगे न्यूज को तो हमने देखा है, एक नेशनल फ्रेमवर्क अनाउंस हुआ है आज। और पूर्णिमा जी, आई एम श्योर आप ये फॉलो कर रही होंगी, नेशनल फ्रेमवर्क ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज ही अमेरिका में अनाउंस हुआ है। नाउ ये क्यों इम्पोर्टेंट है? वो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाइना सिर्फ एकमात्र देश है आज जो अपना एक डोमेस्टिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना रहा है और अमेरिका के पास है। और सारे देशों में एक एआई रेस तरह से स्टार्ट हो गई है। ये इसलिए है क्योंकि जब आप एआई डिप्लॉय करते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, आपका ओवरऑल लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और आप ज्यादा एंड ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। अमेरिका आज सिर्फ ये चाहता है कि वो दुनिया का लीडर बन जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सारा डेटा उनके पास आ जाए, सारा डेटा वो कंट्रोल करे और इससे वो एक ग्लोबल डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर ले इन ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी। और सारे देश एक तरह से मूव कर रहे हैं कि नहीं, ये हम नहीं चाहते हैं। अगर आप भारत की नीतियां देखें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशंस बन रहे हैं इंडिया में, उससे ये बहुत इजीली, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियरली बोला है, हमारा डेटा हमारे देश में रहेगा। हमारा डेटा अगर हम अमेरिकन कंपनी से काम करें या चाइनीज कंपनी के साथ काम करें या किसी के साथ भी काम करें, तो अब जब रेस ग्लोबल इकोनॉमी की है, ये बात एक्चुअली ट्रेड की है ही नहीं, लेकिन ट्रेड को सामने लाया जा रहा है ताकि हम लोग एआई के बारे में बात कम करें। और देखिए कई बार ये डाइवर्ट करने के तरीके होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों के चलते खुद ही अपने लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। और चाहे बात संसद हो या फिर अब पूरी जनता भी अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से यही सवाल पूछ रही है कि आखिर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन होगा कैसे अगर महंगाई का बोझ उन पर बढ़ता चलेगा। बार बार तो ये भी बड़ा दावा चल रहा है कि मंदी का सबसे खतरनाक दौर अमेरिका इस वक्त फेस कर रहा है और आने वाले वक्त में अगर डोनाल्ड ट्रंप ने नीतियां चेंज नहीं की तो ये और भी स्थिति को बिगाड़ सकता है। आप सभी मेरे साथ में कनेक्ट हुए, बहुत अच्छे से इन सारी परिस्थितियों को समझाया, अपनी एक्सपर्टीज, अपने एक्सपर्ट राय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल है, भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री कौन है? दो ऑप्शन है आपके सामने, अमित शाह और दूसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह। इनमें से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए अपने जवाब आप हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं महेश कुमार मोंगा जी, जो कि राजस्थान गंगानगर के रहने वाले हैं। महेश कुमार मोंगा जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाई।